हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थीं, इसी चैप्टर के अंतर्गत 2-3 मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता, देश विभाजन और महात्मा गांधी की शहादत। सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के बारे में जानेंगे। सामान्य तौर पर जब किसी संप्रदाय विशेष द्वारा अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय हित से भी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लिया जाए तो इसे सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। अब चूँकि ये सांप्रदायिकता मुस्लिम समुदाय द्वारा विशेष तौर पर किया गया, इसलिए उस दौरान मुस्लिम सांप्रदायिकता शब्द काफ़ी प्रचलन में रहा। हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता के प्रवाह को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया। फूट डालो और राज करो की नीति पर तो वे पहले से ही चल रहे थे। सांप्रदायिकता का यह बीज अंग्रेज़ों ने भारत में भी बोया, जिसकी शुरुआत 1906 में पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के साथ हो गई। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई बन गई जो कि कभी पट न सकी। अंग्रेज़ों ने खुलेआम हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन किया और इसे प्रभावी बनाने का कार्य मुस्लिम लीग द्वारा किया गया, जिसके तहत मुस्लिम लीग द्वारा 4 मांगें रखी गईं। पहली मांग थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरी मांग थी मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में रियायतें, तीसरी मांग थी सांप्रदायिक निषेधाधिकार और चौथी मांग थी नौकरियों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सीटें। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1928 के सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन में 14 शर्तों को रखकर न केवल नेहरू रिपोर्ट का खंडन किया गया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में अवरोध पैदा कर देश विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जिस सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, उसमें मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया गया। बहुत से विद्वानों का यह मानना था कि कांग्रेस द्वारा इसका समर्थन और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करना एक बड़ी भूल थी, जिसके कारण देश विभाजन हुआ। परंतु वास्तव में 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो चुनाव हुए और मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमंडल निर्माण में बाधाएं डाली जा रही थी, ऐसे में अंग्रेज़ों के फूट डालो और राज करो की नीति को तोड़ने के लिए कांग्रेस मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। कांग्रेस के समक्ष अखंड भारत का स्वरूप था, इसलिए वो चाहती थी कि विधानमंडल में कांग्रेस और लीग मिलकर कार्य करें। कांग्रेस लीग पार्टी का निर्माण करें जिसका एक कार्यक्रम और एक नीति हो। साथ ही उत्तरदायी सरकार की सफलता के लिए मुस्लिम लीग का सहयोग कांग्रेस आवश्यक मानती थी। परंतु लीग ने कांग्रेस की बातों पर विश्वास नहीं किया और 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत ने राष्ट्रीय आंदोलन पर कुठाराघात किया और अंत में भारत का विभाजन करना पड़ा। भारत का विभाजन भारत के लिए एक दर्दनाक त्रासदी साबित हुई। विभाजन के दौरान निर्णय करना और उसे अमल में लाना बहुत कठिन था। धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया गया। मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करना था, लेकिन ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, परंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। पूर्वी और पश्चिम में दोनों को जोड़ना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। कुछ इलाके ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, परंतु उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया, जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहां के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे और वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, परंतु इस इलाके को जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया। एक और समस्या थी मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल को लेकर के। पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ऐसे में आज़ादी के दिन तक इन प्रांतों को पता ही नहीं था कि वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई और सदियों से जो लोग एक साथ रहते थे वे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। विभाजन की मार सबसे ज़्यादा दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर पड़ी। दोनों तरफ के अल्पसंख्यक
पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि समस्या इतनी विकट हो जाएगी। बंटवारे में सिर्फ लोगों का बंटवारा ही नहीं हुआ, बल्कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और यहाँ तक कि रेलवे के कर्मचारियों तक का बंटवारा हुआ। संभवतः 40 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। विभाजन की इस त्रासदी के बाद देश बटा और 2 अलग राष्ट्र आज़ाद हुए, लेकिन भारत को एक और भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो थी महात्मा गांधी की शहादत। भारत की आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए वो आज़ादी का मोल इस आधार पर नहीं चाहते थे। उस दिन वे कलकत्ता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। वे इस बात से काफ़ी दुखी थे कि जिस सत्य और अहिंसा के लिए वो जीवन भर समर्पित रहे, वही इस घड़ी में दोनों समुदायों को एक सूत्र में पिरोने में सफल नहीं हुआ। महात्मा गांधी के वहां होने का सकारात्मक असर हुआ और उनकी प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। प्रार्थना सभा आयोजित करने का उद्देश्य भी यही था कि दोनों समुदायों को एक किया जा सके। परंतु कुछ दिनों बाद दिल्ली में फिर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। गांधी दिल्ली आ गए। यद्यपि दोनों ही संप्रदायों के अतिवादी लोग अपनी बदतर स्थिति के लिए गांधी को ही दोषी मानने लगे। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस दिशा में ज़्यादा उग्र थे। गांधी पर जानलेवा हमला भी हुआ, परंतु उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा लेने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। इसी का फ़ायदा उठाकर एक अतिवादी हिंदू नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी और न्याय तथा सहिष्णुता के लिए आजीवन समर्पित इस संत का अंत हो गया। तो देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। धन्यवाद।